एक दिवसीय परीक्षाओं में स्रोतों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ सेमी हिस्टोरिकल टेक्सेस पर डिस्कस करेंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी यह एक व्याकरण ग्रंथ है। फिर भी इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति प्रकाश डाला गया। इसे अर्ध ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। ऋषि गर्ग की गार्गी संहिता, ये जो गर्ग संहिता युग पुराण का भाग है। युग पुराण मूल रूप से ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें ग्रीक और शक स्किथियन के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पंतजलि का महाभाष्य, पंतजलि यह पाणिनि के अष्टाध्यायी पे कमेंटरी है, एक टीका लिखा गया पंतजलि के द्वारा। इसमें ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र, यह एक नाटक है और कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। कालिदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें शुंग वंश तथा पूर्ववर्ती राजवंशों की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। इसे राजवंशों के आंतरिक जीवन का दर्पण कहा जाता है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री चाणक्य और समकालीनों का वर्णन है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य और उनके जो समकालीन लोग थे उनका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दंदवंश को हराने में चाणक्य की सहायता ली थी। इसमें उस समय के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की अच्छी जानकारी मिलती है। निष्कर्ष, ये ग्रंथ पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन इनमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। अष्टाध्यायी किस विषय ग्रंथ है? व्याकरण का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी से किस काल की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है? मौर्य पूर्व और मौर्य काल की। गार्गी संहिता किसका भाग है? युग पुराण। गार्गी संहिता युग पुराण का भाग है। गार्गी संहिता मूल रूप से किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष का ग्रंथ है। गार्गी संहिता में किन आक्रमणकारियों का उल्लेख है? यूनानी और शक। महाभाष्य किसकी रचना है? पंतजलि की रचना है महाभाष्य। महाभाष्य किस ग्रंथ की टीका है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पे टीका है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की प्रथम रचना मानी गई है? मालविकाग्निमित्र कालिदास की प्रथम रचना है। मालविकाग्निमित्र किस वंश की राजनीतिक स्थिति बताता है? शुंग। राजवंशों के आंतरिक जीवन का दर्पण किसे कहा जाता है? मालविकाग्निमित्र को। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस में किस शासक का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को समाप्त किया? चाणक्य। और यहाँ पे कश्मीर के राजा पर्वतक का भी हेल्प मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हराने में। मुद्रा राक्षस में किस प्रकार की जानकारी मिलती है? सामाजिक और आर्थिक जानकारी मिलती है इससे।
निम्न में से कौन सा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है? अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, ऋग्वेद, मनुस्मृति। अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस से सुमेलित है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की मुख्य विशेषता क्या है? साहित्यिक होते हुए भी ऐतिहासिक जानकारी। अब देखेंगे आगे हम जीवात्मक ग्रंथ, जिसे बोलते हैं बायोग्राफिकल टेक्स्ट। प्राचीन भारत में जीवनी ग्रंथ लिखे गए। अधिकतर राजाओं के जो दरबारी कवि होते थे वो लिखते थे, और ये लोग इनको राजाओं का आश्रय मिलता था, और राजाओं के जीवन साहित्य को ये लिखते थे। ये रचना निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दरबारी कवि राजा की प्रशंसा ही करेगा। इन ग्रंथों का उद्देश्य ऐतिहासिक सत्य कम दिखाना और राजा की महिमा का व्याख्या खूब करना था। इसलिए ऐसे ग्रंथों को प्रशस्ति काव्य कहा जाता है। फिर भी इनमें उस समय के दरबारी जीवन, समाज, धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट ने 620 ईस्वी में की। यह भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी ग्रंथ है। भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय में बाणभट्ट अपने जीवन के विषय में बताता है, और जो 5 अध्याय हैं उसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया उसने। यह अतिशयोक्ति है, फिर भी इसमें हर्ष काल के दरबार, समाज और धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। गौड़वहो, गौड़बद्ध, इसकी रचना वाकपति मुंज ने की। वाकपति मुंज ने रचना की, और इसमें कन्नौज के शासक यशो वर्मन के विजय का वर्णन है। इसमें सबसे प्रमुख घटना है गौड़ राजा का वध। नवसांक चरित, इसके लेखक पदमगुप्त परिमल हैं। इसमें मालवा के शासक परमार मुंज के भोज प्रबंध, इसकी रचना बल्लाल ने की। भोज प्रबंध की रचना बल्लाल ने की। जो मालवा नरेश भोज था, उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन इसमें है। अब इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। जीवनात्मक ग्रंथों को कहा जाता है प्रशस्ति प्रदान, तो क्योंकि इसमें राजाओं के काफ़ी अतिशक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, जो उस समय के तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन के विषय में बताते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्राचीन भारत के जीवनात्मक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की जाती थी? दरबारी लेखकों द्वारा की जाती थी। दरबारी लेखक थे, वही जीवनात्मक ग्रंथों की रचना करते थे। जीवनात्मक ग्रंथों को पूर्णतः निष्पक्ष इतिहास क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें राजा की अधिक प्रशंसा होने के कारण, राजा की अधिक प्रशंसा की गई। इसमें राजा की महिमा के बखान पर आधारित ग्रंथों को कहा जाता है प्रशस्ति काव्य। भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी ग्रंथ कौन सा है? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। हर्षचरित में कुल कितने उच्छ्वास यानी अध्याय हैं? 8 अध्याय। हर्षचरित के पहले 3 अध्याय में किससे संबंधित है? बाणभट्ट का जीवन। हर्षचरित के पहले 3 अध्याय में बाणभट्ट का जीवन के विषय में। गौड़बहो गौड़बद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? गौड़बहो गौड़बद्ध के लेखक कौन है? वाकपति मुंज। गौड़बहो ग्रंथ किस शासक के विजयों का वर्णन है? यशो वर्मन, मालवा नरेश।
यशोवर्मन। नवसाहसांक चरित के लेखक कौन है? परमिल गुप्त। नवसांक चरित किस शासक से संबंधित है? वाकपति मुंज। भोज प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? बल्लाल। भोज प्रबंध किस वंश के शासक संबंधित है? परमार वंश। जीवनी ग्रंथों से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? दरबारी जीवन, समाज और धर्म। जीवनी ग्रंथ वस्तुतः प्रशस्ति प्रदान होते हैं, परंतु फिर भी इनसे उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी मिल जाती है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक काव्य। अब देखेंगे मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक काव्य कौन कौन से हैं। मध्यकाल में इतिहास अधिकतर पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया, काव्य रूप में लिखा गया। इन ग्रंथों में राजा की प्रशंसा और उनके ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं। बिल्हड़ की विक्रमांक चरित, लेखक बिल्हड़। इसने बिल्हड़ ने विक्रमादित्य के विषय में लिखा है। इसमें चतुर्थ विक्रमादित्य चतुर्थ चालुक्य वंश का था, कल्याणी के चालुक्य वंश का था, और इसमें विक्रमादित्य की उपलब्धियां और राज्यारोहण के विषय में बताया गया। संध्याकर नंदिन की रामचरित, विजयपाल। विषय इसका पाल वंश है, पाल वंश के विषय में बताया इसने। और इसका जो संध्याकर नंदिन की रामचरित का संध्याकर जो थे, इनके संरक्षक थे राजा रामपाल। लेखक ने खुद को कलयुग का वाल्मीकि कहा। रामायण के राम प्लस राजा रामपाल की कथा साथ साथ इसमें चलती दिखाई देगी। इसके काव्य शैली दो दिव्याश्रव्य काव्य, मतलब एक ही काव्य के दो अर्थ। हेमचंद की कुमारपाल चरित, विषय कुमारपाल। कुमारपाल चालुक्य वंश का राजा था या सोलंकी वंश। क्षेत्र अहिलवाड़ा। यह भी दिव्याश्रव्य काव्य, मतलब दो अर्थों वाला काव्य। द्वयाश्रव्य काव्य है, इतिहास प्लस संस्कृत और प्राकृतिक व्याकरण। जय सिंह सूरी की कुमारपाल भूपाल चरित्र। कुमारपाल का जीवन इसमें वर्णन है। कुमारपाल जो चालुक्य सोलंकी वंश का था। आनंद भट्ट की बल्लाल चरित, इसका विषय बल्लाल सेन। इसमें बल्लाल सेन जो सेन वंश का शासक था, और सेन वंश वस्तुतः बंगाल में था। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, इसमें पृथ्वीराज तृतीय के विषय में बताया गया है, और इस हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के संघर्ष का भी वर्णन, उनके बीच लड़ाई हुई थी तराइन की। जयंग की पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, एक काव्यात्मक वर्णन है, मतलब एक काव्य में है, कविताओं में है। जयचंद्र की हमीर काव्य, हमीर देव। रणथंभौर वंश चौहान। राजनाथ सेकंड की अच्युत राजाभ्युदय, अच्युत देव राय का इसमें वर्णन है। अच्युत देव राय तुलु वंश का था, विजयनगर साम्राज्य। अब इसे याद कैसे करें? रामचरित, कुमारपाल चरित, ये दोनों जो है दिव्याश्रव्य काव्य, मतलब इनके दो अर्थ हैं। पृथ्वीराज आसो पहला हिंदी महाकाव्य, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। मध्यकाल में इतिहास पुराण किस रूप में लिखा जाता था? काव्य के रूप में। विक्रमांक चरित के लेखक कौन है? बिल्हड़। विक्रमांक चरित किस शासक से संबंधित है? विक्रमादित्य फोर्थ।
विक्रमादित्य फोर्थ किस वंश संबंधित है? चालुक्य, कल्याणी। रामचरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं संध्यांकर नंदीन। रामचरित्र में किस वंश का इतिहास वर्णन है? पाल वंश का। रामचरित किस काव्य शैली में लिखा गया है? गद्याश्रव्य काव्य में, दो अर्थों वाले काव्य में। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र इसके लेखक है कुमारपाल चरित के। कुमारपाल चरित किस क्षेत्र संबंधित है? अहिन्नवाड़ा। इतिहास प्लस व्याकरण का संयोजन किस ग्रंथ में मिलता है? कुमारपाल चरित। कुमारपाल भूपाल चरित के लेखक कौन है? जय सिंह सूरी। बल्लाल चरित किस शासक संबंधित है? बल्लाल सेन, बंगाल। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि ये पहला हिंदी महाकाव्य है। पृथ्वीराज विजय किस ग्रंथ से संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान। हमीर काव्य किस क्षेत्र से संबंधित है? रणथंभौर। अच्युत्य राजाभ्युदय किस साम्राज्य से जुड़ा है? विजयनगर साम्राज्य से। दरबारी और उनके संरक्षक राजा। कोर्ट पोएट्स एंड पैट्रन किंग्स, मतलब जो दरबारी कवि थे, भारत के बहुत सारे राजाओं के दरबार में विद्वान कवि रहते थे और राजा को उनको संरक्षक मिलता था। अगर ये राजाओं की प्रशंसा और इतिहास को उपलब्धियों को वर्णन करते थे। मुख्य दरबारी कवि और राजा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ था हर्षचरित। वाक्पतिराज यशोवर्मन चंद्रवंश। पद्मगुप्त बर्मिल वाक्पति मुंज का जो है समय था। बल्लाल भोज परमार बिल्हड़ विक्रमादित्य चतुर्थ। संध्याकर नंदी रामपाल पालवंश बंगाल। हेमचंद्र कुमारपाल चरित चालुक्य सोलंकी वंश। जैन सिंह सूरी कुमारपाल। आनंद भट्ट ये बल्लाल सेन का दरबारी कवि था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। प्रसिद्ध ग्रंथ इसका पृथ्वीराज रासो है और इसका जो संरक्षक था पृथ्वीराज तृतीय था। नयचंद्र हमीरदेव के समय था। राजनाथ द्वितीय अच्युतराय तुलु वंश विजयनगर। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। दरबारी कवि राजाओं के संरक्षण में रहते थे। इन कवियों की रचना इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्षचरित और पृथ्वीराज से बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। अधिकतम जानकारी प्रशस्ति के रूप में मिलती है इनकी। अब दरबारी कवि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। चंद्रबरदाई किस राजा कवि थे? किस दरबारी कवि थे किसके? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज रासो किस ग्रंथ का नाम है? ये किस तरह ग्रंथ है? काव्य में लिखा गया है, गद्य में नहीं, कविताओं के रूप में लिखा गया है। बिल्हड़ किस वंश के राजा के दरबारी कवि थे? बिल्हड़ किस वंश के राजा के दरबारी कवि थे? चालुक्य। हेमचंद्र किस राजा संबंधित थे? कुमारपाल। भोज किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे? परमार। संध्याकर नंदी किस वंश के राजा के कवि थे? पाल, राजा रामपाल। जैन सिंह सूरी किस राजा के दरबार में थे? कुमारपाल। आनंद भट्ट किस वंश से संबंधित राजा कवि थे? सेन वंश।
दरबारी कवियों की रचना मुख्यतः किस प्रकार की होती थी? ये प्रशस्ति होती थी, इसमें राजा की प्रशंसा की गई होती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम आ जाए और आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।